वेलकम टू दी चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड्स एंड इट कंपोजिशन एंड इट्स फंक्शन। जी हाँ, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ब्लड क्या होता है और क्या क्या कंपोजिशन होता है ब्लड का। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ मैं डिस्कस करूंगा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है और कहां से आता है। चलिए, You can also download the Pharmacy India mobile app from the Google Play Store. There you will get GPAT, NIPER, Drug Inspector, Pharmacist and many more subject-wise test series. Link is given in the description. सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की कि ब्लड क्या होता है। ब्लड इज योर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जान लीजिए हमने फ्लूइड क्यों बोला, हम किसी चीज को फ्लूइड क्यों कब बोलते हैं। फ्लूइड तब बोलते हैं जब उसमें सॉलिड पार्टिकल और कुछ पार्टिकल सस्पेंड रहें तो हम उसको फ्लूइड बोलते हैं। तो अब हमने ब्लड को क्यों बोला, क्योंकि जो ब्लड में लिक्विड होगा वो होगा प्लाज्मा और जो सॉलिड पार्टिकल सस्पेंड रहेंगे प्लाज्मा में वो रहेंगी ब्लड सेल्स। तो इसलिए हमने ब्लड को बोला फ्लूइड। जी हाँ, कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला, क्योंकि ये कनेक्ट करता है वेरियस ऑर्गन्स को, वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को। सो नाउ अब क्लियर हो गया है ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड क्या करता है मेनली, इट ट्रांसपोर्ट्स दी ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है कहां से कहां तक, लंग से आपका टिश्यूज तक। जी हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से ट्रांसपोर्ट कर, कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लेकर लंग तक लेकर जाता है, फिर वहां से एक्सक्रीशन होता है। और क्या करता है ब्लड, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। जी हाँ, कैसे, फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक्ट टू द टिश्यू। ये एलिमेंट्री ट्रैक्ट से न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू तक और सेल वेस्ट को टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मेनली किडनी के पास ले जाता है एक्सक्रीट कराने के लिए। जी हाँ, अब आप जान गए हैं ब्लड क्या होता है। सो नाउ अब कुछ बात करेंगे कुछ मेजर फीचर्स ऑफ ब्लड। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बताने वाला हूं ये आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि ब्राइट रेड कलर की अगर बात करें, अगर ब्लड में हमारा हाई ऑक्सीजन कंटेंट है तो हमारा ब्लड ब्राइट रेड कलर का होगा, और अगर हमारा लो ऑक्सीजन कंटेंट है ब्लड में तो डार्क रेड होगा। सो अब क्लियर हो गया है। नाउ नेक्स्ट इज ब्लड मेक्स अप अबाउट 7% ऑफ बॉडी वेट, मतलब पूरी बॉडी वेट में हमारा 7% हमारा ब्लड है। जी हाँ, नेक्स्ट इज जो मेल में हमारी ब्लड वॉल्यूम होती है वो ज्यादा होती है, दैट इज 5 to 6 लीटर इन कंपैरिजन टू फीमेल्स, दैट इज 4 to 5 लीटर्स। क्यों होती है, ड्यू टू बॉडी साइज बिटवीन मेल एंड फीमेल, बॉडी साइज वेरी करता है। नाउ नेक्स्ट इज पीएच। देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमारी ब्लड की पीएच क्या होती है। नाउ द करेक्ट आंसर इज 7.35 to 7.45 हमारी ब्लड की पीएच होती है। नाउ नेक्स्ट इज टेम्परेचर। ब्लड का मेनली नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है हमारा 38 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हमारा 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहता है हमारी ओरल कैविटी से और रेक्टल बॉडी टेम्परेचर से। और अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो ये इसको बोलेंगे 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ चलिए नेक्स्ट इज बात करेंगे कंपोजिशन की। अब कंपोजिशन में क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। कंपोजिशन में हम ये जानने वाले हैं कि कितने परसेंट प्लाज्मा है और कितने परसेंट ब्लड सेल्स हैं। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमारा जो ब्लड है वो मेनली प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल से बना है। तो अब हम डिटेल में बात करेंगे कि प्लाज्मा में क्या क्या आता है और ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज योर प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे ब्लड में 55% रहता है। सेकेंड इज द ब्लड सेल्स। सो
रिमेनिंग इज ब्लड सेल्स। नाउ अब प्लाज्मा में क्या क्या आता है? प्लाज्मा में हमारा मेनली वाटर आता है जो कि 90% कवर करता है प्लाज्मा को। सेकंड इज योर प्रोटीन, थर्ड वन इज योर इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड फोर्थ वन इज योर ग्लूकोज। जी हाँ, ये हमारा 55% प्लाज्मा में आता है ये चारों चीजें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ब्लड सेल्स की, तो सबसे पहले अर्थ्रोसाइट, जिनको हम आरबीसी भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी बोला जाता है। सेकंड इज योर ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स को हम व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। नाउ थर्ड वन इज योर द प्लेटलेट्स। सो ये थी ब्लड सेल्स। अब हम इंडिविजुअली बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा से। जी हाँ, फिर उसके बाद पढ़ने वाले हैं ब्लड सेल्स। नाउ फर्स्ट वन इज योर प्लाज्मा। क्या होता है प्लाज्मा? देखिए, प्लाज्मा में मेनली अभी हम देख चुके हैं ऑलरेडी 90 to 90% वाटर रहता है, जिसके अंदर हमारे कुछ जो सब्सटेंस हैं वो या तो डिसॉल्व रहते हैं या सस्पेंड रहते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं प्लाज्मा में हमारा कुछ सेल्स और कुछ सब्सटेंस सस्पेंड रहते हैं। अब वो कौन कौन से रहते हैं चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज योर प्लाज्मा प्रोटीन, सेकंड वन इज योर इनऑर्गेनिक सॉल्ट, थर्ड वन इज योर न्यूट्रिएंट्स, फोर्थ वन इज योर वेस्ट मटेरियल एंड फिफ्थ वन इज योर हार्मोन्स एंड सिक्स्थ वन इज योर गैसेस। जी हाँ, प्लाज्मा में ये सस्पेंड और ये डिसॉल्व रहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन मेनली हमारा जो कि प्लाज्मा का 7% रहता है, मतलब पूरे प्लाज्मा में हमारा 7% प्लाज्मा प्रोटीन रहता है। ये मेनली रिटेन रहता है ब्लड में। ब्लड, ये केवल ब्लड में प्रेजेंट रहता है। क्यों? क्योंकि इनके बड़े साइज होने के कारण ये एस्केप नहीं कर सकते, जा नहीं सकते थ्रू द कैपिलरी पोर्स इनटू द टिश्यूज। टिश्यू तक नहीं जा सकते बिकॉज इनका साइज कुछ ज्यादा बड़ा होता है, सो ये कैपिलरी के थ्रू एस्केप नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट इज द क्या काम रहता है? दे आर लार्जली रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। मेनली ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज दे आर हेल्प्स इन मेंटेनिंग दी बॉडी हीट। जी हाँ, बॉडी हीट को मेंटेन करने में भी सहायता करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्लाज्मा प्रोटीन्स में बात करेंगे। 3 तरह के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। पहला होता है एल्बुमिन, सेकंड इज योर ग्लोब्यूलिन, थर्ड वन इज योर फाइब्रिनोजन। जान लीजिए 3 टाइप के होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन और थर्ड वन इज योर फाइब्रिनोजन। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन इज हैविंग गैफ, मींस इट टर्म्स लाइक जीएफ, दैट इज गर्लफ्रेंड, गैफ। सो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ना। अब चलिए हम इंडिविजुअली बात कर लेते हैं। एल्बुमिन का क्या फंक्शन है? एल्बुमिन मेनली हमारा सबसे पहले तो 60 to 80% रहता है प्लाज्मा प्रोटीन में, और मेनली इसका फंक्शन रहता है टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स फॉर सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड फॉर फ्री फैटी एसिड्स। ये मेनली प्रोड्यूस किया जाता है लीवर से। नाउ नेक्स्ट इज योर फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन हमारा 4% प्रेजेंट रहता है और इसका काम रहता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ये भी लीवर से प्रोड्यूस किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन भी मेनली प्लाज्मा सेल्स और लीवर से प्रोड्यूस किया जाता है, और मेनली ये 3 टाइप का होता है, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन एंड गामा ग्लोब्यूलिन, जिसमें अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन का काम रहता है ट्रांसपोर्ट करने का, किसका? लिपिड का और फैट सॉल्युबल विटामिन्स का। जी हाँ। नाउ नेक्स्ट इज गामा ग्लोब्यूलिन। गामा ग्लोब्यूलिन हमारा क्या करता है? गामा ग्लोब्यूलिन करता है एंटीबॉडीज दैट फंक्शन इन इम्यूनिटी। ये एंटीबॉडीज को बनाता है और फंक्शन, जिसका फंक्शन रहता है इम्यूनिटी में। आई होप आपको प्लाज्मा प्रोटीन क्लियर हो गया है। नाउ नेक्स्ट इज ब्लड सेल्स और कॉर्पुसेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्लड सेल्स में कौन कौन सा आता है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। तो अब ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ब्लड सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये मेनली रेड बोन मैरो में सिंथेसाइज होती हैं ब्लड सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन। ब्लड सेल्स के प्रोसेस हेमोपोइसिस। जी हाँ, ब्लड सेल फॉर्मेशन इज कॉल्ड हेमोपोइसिस। नाउ थर्ड वन इज, अब कैसे बनता है? जो एडल्ट्स होते हैं उसमें मेनली हेमोपोइसिस हमारा कहाँ होता है? इन द स्केलेटन, इज कन्फाइंड टू फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स एंड द एंड्स ऑफ एपिफाइसिस। एपिफाइसिस क्या होता है? एपिफाइसिस जान लीजिए,
ये हमारी जो बोन है, दिस इज द जस्ट लाइक अ बोन अगर मैं बनाऊं, दिस इज द शेप ऑफ द बोन. ओके, नाउ दिस एंड इज एपिफाइसिस. Okay, and what is this end? This end is known as metaphysis. And now this whole one is diaphysis. Okay, now चलिए, 3 टाइप की होती हैं ब्लड सेल्स, ऑलरेडी बात कर चुके हैं. कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट वन इज योर अर्थ्रोसाइट, जिनको हम आरबीसी भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स जिनको हम डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं. सो आई होप आपको क्लियर हो रहा है. तो अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आरबीसी. चलिए आरबीसी के बारे में देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए चलिए बात करते हैं अर्थ्रोसाइट्स. रेड ब्लड सेल्स की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. जी हां, चलिए क्या इंपॉर्टेंट है ये भी जानेंगे. सबसे पहले अपीयरेंस, कैसी दिखती है हमारी आरबीसी. आरबीसी मेनली हमारी बाइकॉन्केव डिस्क की होती है. बाइकॉन्केव क्यों होती है? बिकॉज बाइकॉन्केविटी हमारी क्या करती है, इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को. जी हाँ, चलिए मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूं. दिस इज द बाइकॉन्केव शेप. ओके, सो ये बाइकॉन्केविटी देख रहे हैं आप नीचे थोड़ा सा इंडल्ज है, बल्ज है थोड़ा सा. क्यों? क्योंकि जो हमारी गैस एक्सचेंज होती है उसमें हेल्प करती है. एंड द थिकनेस ऑफ द सेंट्रल पोर्शन अलाउ फास्ट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ गैसेस. सो अब नहीं भूलेंगे, बाइकॉन्केव शेप होती है. दे कैन स्क्वीज और थ्रू नैरो कैपिलरीज, ये स्क्वीज करी जा सकती है थ्रू नैरो कैपिलरीज. डायमीटर होता है इनका 7 माइक्रोमीटर्स. जो मेनली कंटेंट होता है हमारे आरबीसी का, वो क्या होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन. जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा. आरबीसी में हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन को. दैट इज द प्रोटीन. हीमोग्लोबिन हमारा एक प्रोटीन होता है दैट बाइंड्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, एंड दे हैव नो इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेलीज. सो अगर मैं आरबीसी में कुछ और ऐड करना चाहूं तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, प्रोटीन रहता है, उसका नाम रहता है हीमोग्लोबिन. सो ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन को कैरी करता है. जी हाँ, चलिए अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, आरबीसी हमारा ऑक्सीजन के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है. और क्यों करता है और रीजन भी बता देता हूं, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स भी. देखिए आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं. और इंटरनल जो कि उसका जब न्यूक्लियस नहीं होता है, हमारी उसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो जो इंटरनल स्पेस है हमारा आरबीसी का, वो अवेलेबल रहता है O2 ट्रांसपोर्ट करने के लिए. जी हाँ, एक और पॉइंट बता देता हूं, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है. माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल्स. जब अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो आरबीसी कैसे जनरेट करेगा एनर्जी? तो ये कैसे करेगा? ये करेगा एनारोबिकली. याद रखिएगा, विदाउट दी ऑक्सीजन. ओके, जब विदाउट ऑक्सीजन करेगा, विदाउट ऑक्सीजन हमारा एनारोबिकली एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. सो इट मींस जब ये जिस O2 को ये ट्रांसपोर्ट करेगा उसको ये कंज्यूम नहीं करेगी आरबीसी हमारी. आई होप आपको क्लियर हो रहा है. नाउ चलिए आगे चलते हैं. नाउ चलिए कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, एक दो बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हेमाटोक्रिट. हेमाटोक्रिट क्या है? हेमाटोक्रिट इज डिफाइंड एज द percentage of total blood volume occupied by RBC is called the hematocrit. याद रखिएगा, वो परसेंटेज टोटल ब्लड वॉल्यूम की जो कि आरबीसी ने ऑक्यूपाई करी, उसको हम हेमाटोक्रिट बोलते हैं. जी हाँ, ये नॉर्मल रेंज. अब अगर मैं नॉर्मल रेंज की बात करूं, फीमेल के केस में 38 to 46% रहता है. और मेनली मेल्स की बात करूं, दिस इज ऑफ फीमेल्स. अगर मैं मेल्स की बात करूं 40 to 54%. अब हेमाटोक्रिट मेल्स में क्यों ज्यादा रहता है, ये भी एक रीजन है. इसका रीजन देख लेते हैं. बिकॉज जो मेल्स में एक हार्मोन प्रेजेंट रहता है, कौन सा रहता है? वो रहता है टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन. ओके, नाउ अब टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? ये क्या, इसकी क्वांटिटी जो रहती है वो ज्यादा रहती है, याद रखिएगा. सो ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है हमारे किसके सिंथेसिस को? इट स्टिमुलेट्स
द सिंथेसिस ऑफ इट स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ द अर्थ्रोपोएटिन। जी हाँ, अर्थ्रोपोएटिन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट कर देता है। ना अब अर्थ्रोपोएटिन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करने से क्या होगा? मेनली स्टिमुलेशन होगा प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी का। जी हाँ, स्टिमुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ना चलिए, अगर हिमेटोक्रिट हमारा क्वांटिटी लो है, उसकी हिमेटोक्रिट की परसेंटेज लो है, तो ये क्या करता है? इससे होता है हमारा एनीमिया। याद रखिएगा, नहीं भूलेंगे आप, एनीमिया होता है अगर हिमेटोक्रिट की वैल्यू कम है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया क्या होता है? पॉलीसाइथेमिया में अगर नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज हो जाती हैं तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है हमारी विस्कोसिटी ऑफ ब्लड भी बढ़ेगा। विस्कोसिटी अगर बढ़ गया तो हमारे हार्ट को मुश्किलें आएंगी उसको उस ब्लड को पंप करने में, और उसकी वजह से हमारा बीपी हो जाएगा राइज। याद रखिएगा, पॉलीसाइथेमिया। ओके, नाउ चलिए अब आगे चलते हैं, आरबीसी की लाइफ साइकिल की बात करेंगे। आरबीसी की लाइफ साइकिल ये पूछा जा सकता है 120 डेज की होती है आरबीसी की लाइफ साइकिल, नहीं भूलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। जी हाँ, ग्रेवयार्ड क्यों बोला मैंने? ग्रेवयार्ड इसलिए बोला, मेनली जो हमारी आरबीसी होती हैं अगर वो रप्चर हो जाए, अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्क्वीज, अगर हमने जब उनको स्क्वीज कर रहे हैं अगर वो रप्चर हो जाए और तो उनको सर्कुलेशन से रिमूव करना होता है। अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो मैक्रोफेज से उनका फैगोसाइटोसिस होता है। तो कहां होता है? स्प्लीन में होता है, बोन मैरो में होता है और लीवर में होता है। क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है डायरेक्ट, दैट ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी हमारा कौन कौन सा होता है? तो आरबीसी का स्प्लीन, बोन मैरो एंड लीवर। सो नाउ नेक्स्ट इज इट कंटेन्स 280 मिलियन हीमोग्लोबिन विद 4 हीम चेन्स। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे। 280 मिलियन हीमोग्लोबिन कंटेन करता है विद 4 हीम चेन्स कंटेन आयरन। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी। आरबीसी के डेवलपमेंट को फ्रॉम स्टेम सेल्स इट टेक्स अबाउट 7 डेज, और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अर्थ्रोपोइसिस बोलेंगे। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट इज बोथ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर ब्लड सेल सिंथेसिस। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नॉर्मल वैल्यूज हैं जो कि एरिथ्रोसाइट काउंट की हम बात कर लेते हैं। मेल्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, 4.5 to 6.5 मिलियन पर mm3, और फीमेल्स में 3.8 to 5.8 मिलियन mm3। ये इसलिए मैं बता रहा हूं, जब आप अपनी रिपोर्ट देखें, जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें एरिथ्रोसाइट काउंट आता है और वहां पे भी हेल्प होगी। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल की आप जान लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा होगा। हीमोग्लोबिन की वैल्यू देख लेते हैं। मेल्स में मेनली 13 to 18 ग्राम पर 100 ml होना चाहिए मेल्स में। फीमेल्स में 11.5 to 16.5 ग्राम पर 100 ml होना चाहिए फीमेल्स में। आई होप आपको समझ गए हैं। नाउ नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन क्या है? चलिए जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हीमोग्लोबिन इज अ लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। क्या कंटेन करता है? ग्लोबुलर प्रोटीन कंटेन करता है ग्लोबिन एंड अ पिगमेंटेड आयरन कॉम्प्लेक्स दैट इज हेम। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। सो अब ग्लोबिन क्या करता है? ग्लोबिन मेनली 4 पॉलीपेप्टाइड चेन को कंटेन करता है। याद रखिएगा, इट कंटेन्स 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। पॉलीपेप्टाइड चेन्स 4, जिसमें से कौन सी होती हैं? 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा होती हैं। ये क्लियर हो गया है। नाउ अब इसमें क्या होता है? एक रिंग भी होता है। चलिए हम एक बार पूरा देख लेते हैं। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 ग्लोबिन चेन्स। मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, जिसमें 4 हेम यूनिट्स होती हैं और ईच ऑफ 1 एटम आयरन का होता है प्रेजेंट।
ठीक है, मींस अ रिंग लाइक नॉन प्रोटीन पिगमेंट को हम हीम बोलते हैं। नॉन प्रोटीन पिगमेंट होता है हमारा हीम, ठीक है, वो क्या करता है, वो बाउंड रहता है। चलिए डायग्राम भी देख लेते हैं, सबसे पहले उसी तरीके से बात करेंगे। नाउ क्या है ये आयरन है। सबसे पहले मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, एक एटम हमारा आयरन का प्रेजेंट है। देखिए एक एटम दिख रहा है आपको यहां पे ना। चलिए आगे देख लेते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दिस इज दी वन एटम ऑफ आयरन, ठीक है। अब क्या बोला मैंने, अब हीम मॉलिक्यूल बोला, मींस फॉर हीम यूनिट्स। अब ये हीम मॉलिक्यूल है ना। उसके बाद ये क्या है, ये हमारा है अल्फा चेन। अल्फा चेन हो गया, फिर उसके बाद हमारा आ गया बीटा चेन। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है और 4 हीम यूनिट्स हैं। ये हीम यूनिट्स में ऑलरेडी ग्रीन कलर से जो मैं ये दिखाया था, these ones आर दी हीम यूनिट्स। उनके बीच में एक आयरन का वो रहता है, ठीक है। नाउ सिंगल हीमोग्लोबिन, जो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है वो कितने मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है, दैट इज योर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ठीक है। आई होप आप समझ गए हैं। नाउ जब आयरन रिमूव होता है हीम से, द नॉन आयरन पोर्शन ऑफ हीम इज कन्वर्टेड इनटू बिलीवर्डिन। याद रखिएगा, आयरन रिमूव करने के बाद हमें क्या मिलता है, नॉन आयरन पोर्शन क्या होता है, उसको बोलते हैं बिलीवर्डिन। इट इज अ ग्रीन पिगमेंट एंड देन इट इनटू बिलीरुबिन या येलो ऑरेंज पिगमेंट। बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है और मेनली ये क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन बॉडी थ्रू आरबीसी। याद रख लीजिएगा, हीमोग्लोबिन हमारा O2 को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, यही रेस्पॉन्सिबल रहता है हमारा मेनली कलर में। नाउ नेक्स्ट इज ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट को बोला जाता है WBC। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है WBC को, पर इसमें याद रखिएगा इट डज नॉट कंटेन, डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नहीं कंटेन करता है और इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, ये भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ल्यूकोसाइट क्या होता है, वो डिवीजन भी हम बात करेंगे। सबसे पहले दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बॉडी डिफेंस सिस्टम। ये हमारी बॉडी डिफेंस सिस्टम में इंक्लूड रहती हैं, इन्वॉल्व इन इम्यून फंक्शन, हमारे इम्यून फंक्शन में इन्वॉल्व रहती हैं। क्वेश्चन आ सकता है, विच टाइप ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व इन बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म और बॉडी डिफेंस सिस्टम। सो हमारा आंसर होगा व्हाइट ब्लड सेल्स। सेकेंड पॉइंट इज, इट इज द लार्जेस्ट ब्लड सेल्स, दे अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 1% ऑफ द ब्लड, ठीक है, मतलब पूरे ब्लड में 1% प्रेजेंट रहती हैं। वॉल्यूम, नाउ दे कंटेन न्यूक्लियस एंड अदर इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज। याद रखिएगा, आरबीसी में नहीं थे। आरबीसी, अगर मैं आरबीसी की बात करूं, आरबीसी में इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज नहीं थे, पर डब्ल्यूबीसी में हैं, याद रखिएगा। नाउ पॉजिटिव कीमोटैक्सिस, ये क्या है, पॉजिटिव कीमोटैक्सिस मतलब ये रेस्पॉन्ड करती है डब्ल्यूबीसी, इसीलिए तो बोला गया डिफेंस मैकेनिज्म। ये रेस्पॉन्ड करती है किसी केमिकल, रेस्पॉन्ड टू केमिकल सिग्नल एंड मूव टुवर्ड्स डैमेज और थ्रेट। जब भी कोई थ्रेट या कोई एक डैमेज होने की आशंका मिलती है तो डब्ल्यूबीसी अपने आप को एक्टिवेट करता है, पॉजिटिव कीमोटैक्सिस उसको रेस्पॉन्ड करता है, उसकी जवाबी हमला करता है। नाउ मूव इन एमोबियॉइड फंक्शन। आई होप आपको ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया है। नाउ अब बात करेंगे, दिस इज योर WBC। नाउ नेक्स्ट इज, देयर आर 2 मेन टाइप्स। कौन कौन से, चलिए वो भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रेन्युलोसाइट्स, किस बिहाफ पे इनको डिवाइड किया गया है, मेनली इनको जो पहला तो ग्रेन्युलोसाइट्स है, मींस ग्रेन्युलर, दूसरा है ए ग्रेन्युलर। अब ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं ग्रेन्यूल्स का जिक्र किया गया है, तो ये डिवाइड किए गए हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन केमिकल फिल्ड साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स that are made by vesicles by staining when viewed in via light microscope। मेनली ग्रेन्यूल्स के बिहाफ पे डिवाइड किए गए हैं। सो देख लीजिए, ग्रेन्युलोसाइट्स किनको बोलेंगे, ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म एंड व्हिच कैन बी स्टेन्ड। नाउ कौन कौन से होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, एसिनोफिल्स होते हैं और न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ अब बात करें क्या इनका फंक्शन होता है, दे मेनली डिटॉक्सिफाई फॉरेन सब्सटेंसेस एंड रिलीज हिपैरिन। जी हाँ, नाउ ए ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें, ए ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे और ये फर्दर भी डिवाइड किए गए हैं। पहला मोनोसाइट्स,
सेकेंड वन इज योर लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स किससे डेवलप होते हैं? माइलॉइड स्टेम सेल से। दे मेनली डेवलप बाय माइलॉइड, याद रखिएगा, माइलॉइड स्टेम सेल से। लिम्फोसाइट्स मेनली हमारा किससे किए गए? लिम्फोइड स्टेम सेल से। सो मेनली इनका फंक्शन क्या क्या आता है? दे लैक विजिबल साइटोप्लाज्मिक। अब इनको ए ग्रेन्यूलर इसीलिए तो बोला गया है कि इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है, तो यहां पे हमने बोल दिया है लैक विजिबल साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूलर्स। ग्रेन्यूल्स मतलब अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो इसमें विजिबल साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स नहीं होते, मतलब होते हैं पर वो हम उनको देख नहीं सकते, विजिबल नहीं है वो। Now, next is function. Phagocytic in nature and produce antibodies. Antibodies मतलब कोई थ्रेट आया तो उस डर के मुकाबले हमारी जो WBC है, ग्रेन्युलोसाइट्स है, वो क्या करेंगी? एंटीबॉडीज बनाएंगी उसके जो बाहर का इन्फेक्शन है उससे लड़ने के लिए। जी हाँ, समझ गए हैं? आई होप आपको क्लियर हो गया है ना। चलिए आगे अब बात करेंगे इंडिविजुअल बेसोफिल की। बेसोफिल हमारा किस कैटेगरी का है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। बेसोफिल होता है हमारा ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स। सो नाउ चलिए इंपॉर्टेंट, 0.5% ऑफ WBC मतलब पूरी WBC में से 0.5% हमारा होता है बेसोफिल्स। सेकंड इज हैव हिस्टामिन कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स। जी हाँ, हिस्टामिन कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ डेवलपमेंट इज 3.7 डेज। फोर्थ पॉइंट इज लाइफ स्पैन इज few hours to few days. नेक्स्ट इज द फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? ये रिलीज करता है हिस्टामिन एंड अदर मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ गए हैं। आगे चलते हैं। कंटेन हिपैरिन एन एंटीकोगुलेंट। हिपैरिन कंटेन करता है और जिसको हम एंटीकोगुलेंट की कैटेगरी में रखते हैं। हिपैरिन हमारा एंटीकोगुलेंट होता है। नाउ नेक्स्ट इज, देखिए ये हमारा मेनली बेसोफिल्स होता है। चलिए आगे चलते हैं। इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स मेनली हमारा देखिएगा, ये हमारा इसिनोफिल्स होता है। हमने इसको बाइलोब्ड बोला। बाइलोब्ड क्यों? जिससे कि देखिए एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया। ये 1.1 to 4% रहता है WBC का। ड्यूरेशन ऑफ डेवलपमेंट रहता है 6.9 डेज। लाइफ स्पैन 8 to 12 डेज। फंक्शन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। किल पैरासिटिक वर्म्स, डेस्ट्रॉय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंड इनएक्टिवेट सम इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स ऑफ एलर्जी। जब एलर्जी हो जाती है तो ये क्या करता है? इनएक्टिवेट करता है कुछ इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स जिनसे हमें इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस रहते हैं। चलिए ना आगे चलते हैं। न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स मेनली, चलिए न्यूट्रोफिल्स में भी देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स को मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस बोला गया है। देखिए मल्टीलोब्ड मतलब एक से ज्यादा लोब है, याद रखिएगा। सो 40 to 70% हमारा न्यूट्रोफिल्स रहता है WBC में। मल्टीलोब बोला गया है। डेवलपमेंट ड्यूरेशन 6 to 9 डेज और लाइफ स्पैन भी 6 to 9 आवर्स बोला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, एक्ट एज अ फैगोसाइट at the active site of infection. Okay, now next is monocytes. monocytes की बात कर लेते हैं। largest of the white blood cells. जी हाँ, ये सबसे बड़ी होती है white blood cell में। 4 to 8% रहता है पूरे WBC का। न्यूक्लियस यू शेप। चलिए न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस भी हम दिखा देते हैं आपको। देखिए ये एक तरह का यू शेप रहता है। दिस इज ओके। डेवलपमेंट 2 से 3 दिन लगता है। लाइफ स्पैन मंथ्स। फंक्शन एज माइक्रोफेज फाइटिंग क्रोनिक इन्फेक्शन। जी हाँ, मोनोसाइट्स ही हमारा इन्फेक्शन से लड़ती हैं। चलिए अगर एक चीज याद रखिएगा, अगर हमारा WBC का लेवल कम हो जाता है तो WBC अगर हमारा लेवल कम हो जाता है तो क्या होता है? उस कंडीशन को बोलते हैं हम ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स हमारा एक ग्रेन्युलर कैटेगरी में आ जाता है। मेनली उसको देख लेते हैं। कंटेन्स लार्ज न्यूक्लियस। सेकंड इज मोस्टली प्रेजेंट इन लिम्फेटिक टिश्यू। थर्ड वन इज 2 टाइप्स का रहता है, T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स। क्या फंक्शन रहता है? प्रोवाइड स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शियस डिजीज। जी हाँ, चलिए प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। दिस इज द लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्लियर हो गया है। मोनोसाइट अब हम देख चुके हैं। नॉर्मल ल्यूकोसाइट काउंट जो रहता है वो ब्लड में एक एडल्ट की 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर रहता है। नाउ नॉर्मल ल्यूकोसाइट काउंट देख लेते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं पहले भी। पर न्यूट्रोफाइल ये नॉर्मल वैल्यूज हैं और ये परसेंटेज में उसकी वैल्यूज हैं। आप आई होप आप देख सकते हैं। ये न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स
एंड लिम्फोसाइट्स। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आपकी हेल्प होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या होती हैं ये भी जानने की जरूरत है। प्लेटलेट्स हमारा ब्लड सेल्स में ही आती है, ब्लड कॉर्पसेल्स में, मेनली नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क बोलते हैं। सो कैसे बनती है ये भी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 4 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है, डिराइव्ड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स। ये याद रखिएगा, इसको हम डिटेल में लास्ट में पढ़ने वाले हैं इन रेड बोन मैरो। जी हाँ, इट कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस दैट प्रमोट ब्लड क्लॉटिंग। मतलब प्लेटलेट्स हमारा मेनली ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, जो कि हेमियोस्टेसिस कॉज कर देता है, सेसेशन ऑफ ब्लीडिंग मतलब रोक देता है ब्लड को। नेक्स्ट वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड और हेमियोस्टेसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नॉर्मल ब्लड प्लेटलेट काउंट। ये इंपॉर्टेंट है, 200,000 टू 350,000 पर mm³ रहता है। ठीक है ना। थ्रोम्बोपोइटिन, किडनी, थ्रोम्बोपोइटिन हमारा मेनली किडनी में प्रेजेंट रहता है, ये मेनली स्टिमुलेट करता है प्लेटलेट सिंथेसिस को। चलिए अब डिटेल में देखते हैं। एक बार लाइफ स्पैन हमारा 8 से 11 दिन होता है किडनी का और प्लेटलेट्स का। सो अब हम देख लेते हैं डिटेल में। चलिए सबसे पहले अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन, ये याद रखेंगे कि एक हार्मोन की इन्फ्लुएंस में आकर, वो कौन सा हार्मोन है, वो है हमारा थ्रोम्बोपोइटिन। याद रखिएगा, थ्रोम्बोपोइटिन जो कि हमारा किस में होता है, किडनी में। ठीक है, ये क्या करता है, ये डेवलप कर देता है माइलॉइड स्टेम सेल्स को, माइलॉइड स्टेम सेल्स को डेवलप कर देता है। किसमें डेवलप इनटू मेगाकैरियोसाइट। ऑलरेडी बताया चुका हूं, मेगाकैरियोसाइट में। ठीक है, मेगाकैरियोसाइट कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स में। नाउ आफ्टर दैट, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद बनेगा मेगाकैरियोब्लास्ट। याद रखिएगा, मेगाकैरियोब्लास्ट बनेगा। उसके बाद मेगाकैरियोब्लास्ट किस में ट्रांसफॉर्म होगा, ये मेगाकैरियोब्लास्ट आपका ट्रांसफर होगा मेगाकैरियोसाइट्स में। जी हां, मेगाकैरियोसाइट्स में होगा। मेगाकैरियोसाइट्स क्या कंटेन करता है, दे कंटेन ह्यूज सेल दैट स्प्लिंटर, जो कि वो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने कन्वर्ट इनटू 2000 टू 3000 फ्रेगमेंट्स। जी हां, ये याद रखिएगा, फ्रेगमेंट्स। अब फ्रेगमेंट हर इसमें से हर एक फ्रेगमेंट हमारा एनक्लोज रहेगा किससे, एनक्लोज बाय अ पीस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जी हां, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोला जाएगा, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला जाएगा प्लेटलेट्स। जी हां, मैं बता देता हूं, प्लेटलेट्स बोलते हैं उसी को। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ी सी मेरी राइटिंग थोड़ा सा नहीं समझ में आई होगी, कोशिश करिएगा मेरे शब्दों से समझने की। सो आई होप स्टूडेंट्स यू लाइक दिस वीडियो। सो स्टे कनेक्टेड विद फार्मेसी इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।